कैपेसिटर एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सर्किट। तो हम लोग ये पढ़े थे लास्ट में कि कैपेसिटर when connected in any electric circuit supports continuity of current through itself, and capacitor when connected across the terminal of the circuit develop potential difference across its terminal V बराबर Q by C, and capacitor when connected across the terminal of the circuit store electrostatic energy half CV square। ये तीन बातें पढ़े थे। अब इसमें आगे जानना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन भी हुआ था। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्मिनल नेटवर्क्स और डिवाइसेस यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ और उसके अलग अलग सेगमेंट की जो फंक्शन होता है उसके बेसिस पर उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको कहते हैं सर्किट एलिमेंट्स। और सर्किट एलिमेंट्स तीन तरह के होते हैं, एक्टिव, पैसिव और वाटरलेस सर्किट एलिमेंट्स। याद होगा। तो एक्टिव एलिमेंट्स में वोल्टेज जनरेटर, करंट जनरेटर, पावर जनरेटर, सिग्नल जनरेटर, और उनमें से सिर्फ एक पढ़ना अभी है, वो है वोल्टेज जनरेटर। पैसिव सर्किट एलिमेंट्स में रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। और उनमें से एक अभी पढ़ेंगे और उसका नाम है कैपेसिटर्स। और सर्किट फंक्शन पर रहते, शायद फंक्शन ऑफ द सर्किट। ये क्या होता है सर्किट का फंक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट, यानी सर्किट का जो पर्पस है, द पर्पस ऑफ द सर्किट इज टू ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस पर्पस को अचीव करने के लिए वह किस तरह फंक्शन करता है, उसके अंदर क्या होता है, यही जानना है। तो सबसे पहला, एन इलेक्ट्रिक सर्किट is a closed conducting path electric circuit is a closed conducting path। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है। ये क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली ड्रिफ्ट करते हैं। क्योंकि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, और इनका रैंडम ड्रिफ्ट इस तरह होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर कि किसी भी सेक्शन पर चार्ज का नेट ट्रांसफर किसी भी डायरेक्शन में न हो। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज कंडक्टिंग पाथ। इनसाइड द कंडक्टर there exists large number of free electrons। These electrons remain in a random motion at normal temperature, at
नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य तापमान पर भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, एक बॉन्डिंग साइट से पड़ोसी बॉन्डिंग साइट की तरफ, फिर पड़ोसी से वापस, सच डैट इस तरह मूव करते हैं, देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एनी सेक्शन। मतलब समझे, किसी भी सेक्शन पर लें तो इलेक्ट्रॉन जितने बाएं से दाएं जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन दाएं से बाएं आते हैं, कोई नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। यानी पूरे सेगमेंट क्लोज्ड पाथ के हर एक सेगमेंट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है और किसी भी सेक्शन पर कुल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता, दोनों डायरेक्शन में होता, कुल मिलाकर 0। ये तब की स्थिति है जब एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ है जो सर्किट बनने वाला है और नॉर्मल टेम्परेचर पर है, वेरी लो टेम्परेचर पर नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, रैंडमली ड्रिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन बॉन्डिंग साइट टू अनदर बॉन्डिंग साइट विदाउट कॉजिंग एनी नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी सेक्शन। अब इस सर्किट में क्या होगा, सर्किट बनने के लिए इसके किसी एक खंड में एक सोर्स ऑफ या वोल्टेज सोर्स फंक्शनली इंसर्ट करते हैं। अब ये सोर्स क्या होता है पता नहीं, लेकिन अब इसके किसी सेगमेंट में एक वोल्टेज सोर्स फंक्शनली इंसर्ट करते हैं किसी एक सेगमेंट में, यानी ए वोल्टेज सोर्स इज फंक्शनली inserted at any segment of the circuit। किसी एक सेगमेंट में इलेक्ट्रॉन फंक्शनली इंसर्ट करेंगे और जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज सोर्स फंक्शनली इंसर्ट करेंगे पूरे सर्किट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा एक साथ, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडमली ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। एन इलेक्ट्रिक फील्ड gets established throughout the circuit। पूरे सर्किट में राउंड द सर्किट हर पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जितने भी रैंडमली ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर फोर्स रहेगा। क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की तरफ होता है, इसलिए रैंडमली ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रहेगा। द रैंडमली ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स experience force and the force causes directional bias। फोर्स के कारण
उस पाथ पर डायरेक्शनल बायस आएगा। इन द सर्किट, पूरे सर्किट में डायरेक्शनल बायस आएगा, मतलब वो रेंडमली आगे पीछे दाएं बाएं जाने के साथ एक डायरेक्शन में भी चलने लगेंगे, किसी एक डायरेक्शन में, राइट या लेफ्ट, किसी एक डायरेक्शन। और उसके बाद दिस डायरेक्शनल बायस causes transfer of electrons this directional bias causes transfer of electrons across the section। किसी भी सेक्शन पर इनका नेट ट्रांसफर होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ, और इसी घटना को करंट कहते हैं। पूरे सर्किट में, पूरे क्लोज्ड पाथ पर, हर सेक्शन पर एक डेफिनेट डायरेक्शन में करंट का ट्रांसफर शुरू हो जाता है, और इस तरह कि जिधर से आ रहा है उधर कमी न हो और जिधर को जा रहा है उधर वृद्धि न हो। दिस ऑल सर्किट फेनोमेना, पूरे सर्किट में इज कॉल्ड करंट। ये जो पूरे सर्किट पर प्रभाव एक साथ पड़ता है इसी को धारा कहते हैं और करंट कहते हैं। दिस ऑल सर्किट फिनोमेना इज कॉल्ड करंट। पूरे परिपथ पर होने वाली इस घटना को करंट कहते हैं। और थ्रू आउट द लेंथ, हर सेक्शन पर कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, मगर जिधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उधर इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं होती, और जिधर को इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर कोई एक्सेस नहीं होता, नाइदर एक्सेस नॉर डेफिसिट, बट देयर इज नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर सेक्शन पर। इसी घटना को करंट कहेंगे, और ये जो कंटिन्यूटी है इसी को करंट कहेंगे। और इस करंट एस्टेब्लिश करने की जो एबिलिटी है इस एक्टिव पैसिव सभी एलिमेंट्स की कलेक्टिवली, उसको ईएमएफ कहते हैं। यानी फिर से सुनिए, पूरे सर्किट में हर सेक्शन पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है डेफिनेट डायरेक्शन में, आइदर राइट वार्ड और लेफ्ट वार्ड। ये इस तरह कि किसी भी सेगमेंट में इलेक्ट्रॉन की कमी न हो और दूसरे सेगमेंट में वृद्धि न हो। देयर शुड नॉट बी आइदर एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेगमेंट। Electrical neutrality of every segment is maintained, but in spite of this continuity, there is net transfer of charge in one direction at each and every section. This all circuit phenomena is called current. और करंट के एस्टेब्लिश करने की जो कलेक्टिव एबिलिटी है एक्टिव, पैसिव और वाटलेस एलिमेंट की, उस कलेक्टिव एबिलिटी को मेजर करते हैं उस सर्किट की प्रॉपर्टी के रूप में, और उसका नाम है ईएमएफ। यानी ईएमएफ क्या है? तो ईएमएफ इज मेजर ऑफ कलेक्टिव एबिलिटी ऑफ एक्टिव, पैसिव एंड वाटलेस एलिमेंट टू एस्टेब्लिश करंट इन एनी सर्किट। किसी परिपथ में धारा स्थापित करने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को मापते या मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड ईएमएफ। और ईएमएफ किसी एक पार्ट या सेगमेंट का नहीं होता, पूरे सर्किट का होता है। ईएमएफ की परिभाषा क्या होगी? द कलेक्टिव एबिलिटी ऑफ द एक्टिव, पैसिव एंड वाटलेस एलिमेंट टू एस्टेब्लिश करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। The collective ability the collective ability of active, passive and waterless elements
to establish current in the circuit is called EMF. किसका? ऑफ द सर्किट. और EMF का मतलब हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. किसका? ऑफ द सर्किट. द इलेक्ट्रोमोटिव force is defined as E dot ds around the circuit बराबर EMF जूल पर कूलम. मतलब एक कूलम चार्ज को सर्किट में करंट एस्टेब्लिश करने के बाद एक राउंड घुमाने में जो वर्क होता है उस वर्क डन के वैल्यू को ही EMF कहते हैं. EMF किसका होता है? बैटरी का, बल्ब का, की का नहीं. EMF सर्किट का होता है. पूरे परिपथ के जो सामूहिक क्षमता है, प्रयास है धारा के स्थापना के प्रति, उसका मेजरमेंट है EMF. पूरे सर्किट की प्रॉपर्टी है, पूरे सर्किट में होती है, लेकिन उसे हम एक सेगमेंट या एक सेक्टर में लोकलाइज्ड मानते हैं और उस सेगमेंट को सीट ऑफ EMF कहते हैं. उस सेगमेंट को सीट ऑफ EMF कहते हैं. सीट ऑफ EMF. The EMF of the circuit is supposed to be localized. Supposed to be localized. EMF of the circuit is supposed to be localized at any segment. या हाँ ठीक है, of the circuit. This segment is called seat of EMF. Seat of EMF. इस सेगमेंट को सीट ऑफ EMF कहते हैं. और इसको सिंबॉलिकली ऐसे दिखाते हैं. आप सेल कहें, बैटरी कहें, लेकिन ये प्रॉपर्टी पूरे सर्किट की है. हम किसी एक सेगमेंट में या सेक्टर में इसे लोकलाइज दर्शाते हैं जस्ट फॉर मैथमेटिकल एनालिसिस. होता ये पूरे सर्किट की प्रॉपर्टी है, ये किसी सेगमेंट में नहीं होती. और EMF इज द कॉज ऑफ करंट. दिमाग से वो टाल लीजिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज द कॉज ऑफ करंट. सर्किट में EMF जो है वो कॉज ऑफ करंट है. धारा का कारण EMF है और EMF पूरे परिपथ का गुण है, किसी खंड या सेक्टर या सेगमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है. करंट भी पूरे सर्किट की होती है, किसी सेगमेंट या पाथ या सेक्टर की नहीं होती. लेकिन फिर भी EMF मैथमेटिकल एनालिसिस में कन्वीनियंस और सिंप्लिसिटी के लिए द सीट ऑफ EMF इज डिफाइंड. सीट माने हिंदी में होता है पीठ, जैसे बोलते हैं शक्ति पीठ, विद्या पीठ, द सीट ऑफ लर्निंग, द सीट ऑफ पावर. उसी तरह ये सीट ऑफ EMF है. ये EMF जो आप दिखा रहे हैं, इट इज नाइदर सोर्स ऑफ EMF, इट इज नाइदर साइट ऑफ EMF, इट इज जस्ट सीट ऑफ EMF. हम यहाँ पर उसे अवस्थित स्थापित मानते हैं. वैसे वो सर्किट में, पूरे सर्किट में होता है EMF, किसी खंड विशेष का प्रॉपर्टी नहीं है. ये बात समझे? तो EMF क्या है? कलेक्टिव एबिलिटी ऑफ एक्टिव, पैसिव एंड वाटलेस एलिमेंट टू एस्टेब्लिश करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड EMF. मतलब उस परिपथ में जितने भी एक्टिव, पैसिव या वाटलेस एलिमेंट हैं
उनका सामूहिक प्रयास किस बात का, टू एस्टेब्लिश करंट इन द सर्किट को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ. एंड ईएमएफ इज डिफाइंड एज नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए टेस्ट चार्ज राउंड द सर्किट आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ करंट. धारा की स्थापना के पश्चात एक कूलम चार्ज को पूरे परिपथ में एक राउंड घुमाने में जो वर्क होता है, उस वर्क डन का निगेटिव वैल्यू उस सर्किट का ईएमएफ है, जिसे हम इस लोकेशन पर टर्मिनल ए और बी के बीच अवस्थित या स्थापित करते हैं. और इसमें ए और बी के बीच एक परमानेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड ईएमएफ. ए का पोटेंशियल बी से हायर होता है और बी का पोटेंशियल ए से लोअर होता है. ये बात समझ में आई? ए एंड बी आर टू टर्मिनल्स, ए और बी. ए इंटर करता है, बी से आउट होता है. आउट बी से इन करे या ए से आउट हो, जब भी चार्ज इसको क्रॉस करेगा तो उसकी एनर्जी में डिफरेंस आएगा. जो अमाउंट ऑफ डिफरेंस होगा उसी को ईएमएफ कहते हैं, और वो हमेशा कांस्टेंट होता है, उसमें चेंज नहीं आएगा आइडियली. और ये पूरे सर्किट की प्रॉपर्टी. इतना समझ गए? अब एक और चीज करंट. करंट भी पूरे सर्किट की प्रॉपर्टी है, किसी खंड विशेष का गुण नहीं है. सर्किट करंट पूरे सर्किट की प्रॉपर्टी है, पूरे सर्किट की, किसी सेगमेंट की या पार्ट की एनर्जी प्रॉपर्टी नहीं है. अब जब करंट स्थापित एस्टेब्लिश हो जाएगा तो सर्किट का अलग अलग सेगमेंट रेस्पॉन्ड करता है. कैसे, उसी के बारे में बात करना है. तो अब छठा या सातवां जो लिख रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और क्यों होता है. पोटेंशियल डिफरेंस, या उसको हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ये क्या होता है और क्यों होता है. पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज क्या होता है और क्यों होता है. ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज क्या होता है और क्यों होता है. तो देखिए ये सर्किट का सेगमेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, मान लो इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में ये, और उस फोर्स के अंतर्गत वो ए से जब बी पर जाता है, यानी इस सेक्शन से इस सेक्शन को जाता है बी पर, तो उसका वर्क डन जो होता होगा प्लस ई गुना एस या एल. और ये वर्क डन अगर पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाती है तो सर्किट के एक पार्ट पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्पीड से चलेगा, दूसरे पार्ट पर स्लो होगा. जहाँ स्पीड से चलेगा वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, संख्या कम हो जाएगी, और जहाँ स्लो चलेगा वहाँ स्लगिश होगा, वहाँ जाम लग जाएगा, भीड़ लग जाएगी. तो फिर उस करंट कंटिन्यूटी के सिद्धांत का क्या होगा. करंट की परिभाषा है कि देयर करंट इज एन ऑल सर्किट फेनोमेना. जो धारा है वो पूरे परिपथ में स्थापित होने वाला गुण है, जिसमें क्या होता है, देयर इज नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज एट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सर्किट विदाउट कॉजिंग एक्सेस और डेफिसिट ऑफ, बिना एक्सेस या डेफिसिट, यानी जिस तरफ से चार्ज आ रहा है उधर कमी नहीं हो रही, और जिधर को चार्ज जा रहा है उधर वृद्धि भी नहीं हो रही है. कोई भी सेगमेंट में देयर इज नो एक्सेस ऑफ चार्ज, देयर इज नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज विदाउट कॉजिंग एक्सेस और डेफिसिट, यानी पूरे मीडियम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहते हुए चार्ज का हर एक सेक्शन पर ट्रांसफर होगा. इसके लिए जरूरी है कि थ्रू आउट द सर्किट इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड सेम रहे. अगर किसी जगह स्पीड बढ़ जाएगी तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा और वहाँ पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, और जहाँ स्पीड घट जाएगी वहाँ इलेक्ट्रॉन की भीड़ लग जाएगी और वहाँ निगेटिव चार्ज अपीयर होगा. तो फिर बताइए, जब एक से बी पर जाता होगा इलेक्ट्रॉन, अप्लाइड फील्ड के कारण वर्क होता होगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती होगी, उसकी स्पीड भी बढ़ जाती होगी, तो फिर तो करंट के सिद्धांत का उल्लंघन हो गया ना. ये समझे? लगता है नहीं समझ. करंट के प्रिंसिपल जो था वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट द सर्किट, वेदर इट इज इमर्जिंग आउट ऑफ द ईएमएफ सेल और इट इज जस्ट रिटर्निंग टू द ईएमएफ सेल, हैव द सेम स्पीड. क्योंकि अगर किसी भी खंड में इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ी तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, और जहाँ घटी वहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी. तो जहाँ घटेगी वहाँ पॉजिटिव चार्ज और जहाँ बढ़ेगी निगेटिव चार्ज अपीयर होगा. तो फिर धारा के उस सिद्धांत का क्या होगा जो कहता है कि देयर इज नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज एट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सर्किट
without causing excess or deficit of charge in any segment of the circuit. तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन जब ए से बी को जाएगा, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो ए पर एक बॉन्डिंग साइड से टूटा और बी पर जाकर दूसरे बॉन्डिंग साइड से अटैच हुआ। तो जहाँ से टूटा और जहाँ अटैच हुआ, इस बीच में जो काइनेटिक एनर्जी गेन किया वो बी की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह बी का पोटेंशियल ए से डिफरेंट हो जाता है, और इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वर्क टोटल उस स्थान के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जिस स्थान को इलेक्ट्रॉन गया है, और इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। यानी देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेगमेंट और सेक्शन ऑफ द सर्किट, और वो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड गुना एल। इसी को आप वोल्टेज कहते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। और सर्किट की वो प्रॉपर्टी जो करंट के एस्टेब्लिश होने पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है उस एबिलिटी का नाम है रेजिस्टेंस। जैसे किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा कौन तय करता है? बॉडी का मास। उसी तरह यहाँ पर करंट एस्टेब्लिश हो तो सर्किट के किसी सेगमेंट या किसी एलिमेंट के टर्मिनल के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, ये तय करता है उस सर्किट की, उस करंट कंडक्टिंग स्पेस की प्रॉपर्टी जिसका नाम है रेजिस्टेंस। बचपन में रेजिस्टेंस का मतलब होता था वन हु अपोजेस करंट, लेकिन अब रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है। अब रेजिस्टेंस का मतलब है वन हु अपोजेस करंट नहीं, बल्कि वन हु supports establishment of current and develop potential difference across the section of the current conducting space. The amount of potential difference that will get developed across the section on establishment of current is decided by a property of the circuit called resistance. Resistance किसका होता है? जो पाथ से होकर करंट फ्लो करता है। रेजिस्टेंस हमेशा कंडक्टिंग पाथ का होता है। वन हु कंडक्ट करंट मस्ट बी असाइंड ए नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हर वह खंड जिससे होकर धारा प्रवाह होता है, स्थापना होती है, उस खंड के प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। और पोटेंशियल डिफरेंस की मात्रा कितनी होगी डिपेंड करेगा कि कितना करंट फ्लो करता है, और इस बात पर भी कि उसका स्ट्रक्चर और मटेरियल का नेचर क्या है। यही जो बात है ना, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिंग स्पेस दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ करंट। यानी सर्किट के किसी भी सेगमेंट से होकर 1 एम्पियर धारा बहे और उसके टर्मिनल पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो तो उसके रेजिस्टेंस को 1 ओम कहते हैं। यानी रेजिस्टेंस इज एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिंग स्पेस। वन हु कंडक्ट्स करंट मस्ट बी असाइंड ए वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये बात हो गई आगे रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। रेजिस्टेंस अब पता चल गया कि रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी किसकी? जिस स्पेस से करंट फ्लो करता है। रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग स्पेस दैट कंडक्ट्स करंट, एंड रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिंग स्पेस दैट डिटरमाइंस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ करंट, जो बताता है कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ए और बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। ए और बी के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस एल है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये समझे। V इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो रेजिस्टेंस का नया डेफिनेशन आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्यों है? तो व्हेन करंट गेट्स एस्टेब्लिश्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड exert force on the randomly drifting electrons, and due to the force the electron gains kinetic energy, and when electron gains kinetic energy its speed should increase, but increase or decrease of speed may cause excess or deficit of charge in any segment which is against the property of the current. Therefore, this extra energy gets converted into potential energy, so the point at B is may be at higher or lower potential than the point at A. यानी B का पोटेंशियल A की तुलना में ऊंचा या नीचा हो सकता है। ये बात समझ में आई। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा जब इतना करंट फ्लो करेगा, ये तय करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टिंग स्पेस की। वन हु कंडक्ट्स करंट must be assigned a value of resistance, and resistance determines how much potential difference should be there on establishment of
करंट उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब रेजिस्टेंस का नेचर, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, किरचॉफ्स लॉ, ये अगले क्लास में कल